नमस्कार डॉक्टर साहब। आपकी आपकी आवाज बंद है डॉक्टर साहब। अनम्यूट करिए प्लीज। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ गए हैं। आपका बेसब्री से इंतजार है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास में आपका हमेशा सहयोग रहता है। हमने जब भी जो पेशेंट आपके सफदरजंग हॉस्पिटल भेजे, आप सदैव मदद करते हैं। डॉक्टर अनूप कुमार जी हमारे बीच में आ गए हैं। वो विभागाध्यक्ष हैं, यूरोलॉजी, रोबोटिक्स, रेनल ट्रांसप्लांट के हेड हैं। और भारत में जो भी यूरिन संबंधी समस्याएं आती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनके बारे में वो बड़ा कारगर उपाय करते हैं। अनेक वर्षों से हम उनके टीवी पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, बहुत जगह पे हम उनकी वार्ताएं सुनते हैं। निश्चित रूप से आज पूरे देश भर में हम, और विदेश में ऐसा हम कहें तो बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनूप कुमार जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कोविड-19 की ये दूसरी लहर पूरे देश में है। हजारों लाखों लोग प्रभावित हैं। ऑक्सीजन की त्राहिमाम मची है। दवाइयां लोग व्हाट्सएप ज्ञान से प्राप्त कर रहे हैं। अनेक मरीज अपने घरों से डायलिसिस वगैरह के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे समय में मेरा आपसे अनुरोध है, गुर्दे, मूत्र संबंधी, पेशाब संबंधी बीमारियों के बारे में सभी हमारे दर्शकों को एक संक्षेप में बातें बताएं। फिर मेरे पास लगभग अभी तक 240 प्रश्न आए हैं। मैं उनको क्लब करके आपके बीच में रखूंगा। आदरणीय अनूप कुमार जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, हमें इनवाइट करने के लिए, और सेवा न्यास के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं हमें बड़ा प्रसन्नता होती है उसे ज्वाइन करने में, क्योंकि आप पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और उसी बहाने हमको भी कुछ सेवा करने का मौका मिल जाता है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है जो हमारे किडनी के रोग हैं उसके बारे में हम संक्षेप में बताना चाहेंगे, जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनके लिए। देखिए, किडनी का हमारे शरीर में बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है। भगवान ने हमें 2 किडनियां दी हैं। किडनी के द्वारा हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है, आई थिंक मिश्रा जी, थोड़ा इको आ रहा है हमारे पास। हाँ, ईगो की कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक हो गया सर? मैं फिर ठीक हो गया। बोलता हूँ। आई थिंक थोड़ा अब अभी भी ठीक आ है? गया। इको आ रहा है? आवाज अभी भी, हाँ अभी आ रहा है। ओह, संकल्प जरा इसको ठीक करने की कोशिश करो, इको को। हेलो। हाँ, अभी भी इको आ रहा है वैसे। डॉक्टर साहब, ठीक हो गया? मैं बात करके देखता हूँ। हेलो। हाँ, अभी भी थोड़ा आ रही है आवाज, इको अभी भी आ रहा है। हेलो
मैं ओके। तो किडनी की जो बीमारियां होती हैं उसका उसका हम संक्षेप में बताने से पहले बताएंगे किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी जो है हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, जिसको हम प्रोटीन मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जिससे पता लगता है कि यूरिया क्रिएटिनिन एक ब्लड का पैरामीटर होता है, पता लगता है कि हमारे बॉडी का जो किडनी फंक्शन है वो कैसा है। उसका मापदंड हम यूरिया और क्रिएटिनिन से पता करते हैं। किडनी में कुछ तरह के हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, जैसे इथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो हमारे शरीर में खून को बढ़ाने की में हेल्प करता है। इसके अलावा और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में पानी की बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में हेल्प करता है, और जिसकी कमी से हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो ये 2-3 बड़े ही महत्वपूर्ण काम है हमारे किडनी के हमारे शरीर में। इसलिए जब किडनी की बीमारियां हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हमको इसके दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं किडनी की बीमारियों को हम कैसे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है किडनी के इन्फेक्शन, नंबर 2 किडनी के स्टोन्स, नंबर 3 किडनी के कैंसर्स, और नंबर 4 कुछ तरह के कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है किडनी में जिसकी वजह से तकलीफें आती हैं। और नंबर 5 को हम ट्रॉमा में कह सकते हैं कि किडनी को जब ट्रॉमा हो जाता है, चोट लग जाता है, तो भी किडनी में डिजीज आ जाता है। तो ये 5 तरह के हम वो देखते हैं। और लास्ट होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। मैं संक्षेप में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में आइडिया लग जाए, और फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम किडनी इन्फेक्शन की बात करते हैं। किडनी इन्फेक्शन देखिए तब स्टार्ट होता है किडनी में इन्फेक्शन। इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण, अगर हमें डायबिटीज है और हमारा शुगर अनकंट्रोल्ड है, उसमें क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में शुगर सब टिश्यूज में हाई हो जाता है, इंक्लूडिंग किडनीज। एंड इसीलिए जब शुगर हाई रहता है तो किडनी में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वो इन्फेक्शन पहले लोअर ट्रैक यानी यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है, और वो ऊपर ऊपर जो है रेट्रोगेट जाके किडनी में चला जाता है, या डायरेक्टली भी किडनी में ब्लड के थ्रू आ सकता है। इसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो किडनी का जो इन्फेक्शन होता है उसमें पेशेंट को दर्द होगा पेट में, उसके अलावा बहुत तेज बुखार आएगा, जाड़ा लगेगा, और कभी उल्टी भी आ सकती है बुखार की वजह से। इसके साथ साथ जैसे जैसे समय बीतेगा और इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो अंदर पस बन जाता है किडनी के अंदर, और वो पस फिर शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए किडनी का इन्फेक्शन एक बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम माना जाता है। इसका समय पे डायग्नोसिस होना चाहिए और समय पे इसका उपचार होना चाहिए। तो इसीलिए किडनी इन्फेक्शन के सबसे पहले कारण होता है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको है उनको हो सकता है। नंबर 2, जिनको किडनी के स्टोन्स हैं, किडनी की जो स्टोन्स हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन किडनी में रुकावट पैदा करते हैं। पेशाब हमेशा भरा रहता है किडनी के अंदर, और जब कहीं भी पेशाब भरा रहेगा हमारे शरीर में, चाहे वो किडनी है चाहे ब्लैडर है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 कारण इन्फेक्शन होने के होते हैं, जन्म से ही हमारे शरीर में कुछ रुकावटें, इसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, वो जन्म से होती है। इसको जैसे पेल्वी यूरेटिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किडनी से नीचे एक नली होती है यूरेटर, जिससे पेशाब नीचे जाता है। अगर जन्म से ही उसमें रुकावट हो तो किडनी का पेशाब किडनी के अंदर ही रहेगा, वो हमेशा अंदर ही भरा रहता है, और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये 3 मैंने आपको बड़े बड़े कारण बताए जिसमें किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है, पहले हम इसको डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, एक यूरिन का टेस्ट कर लेते हैं, सुबह का यूरिन का सैंपल, एक ब्लड टेस्ट, तो किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, और अगर ज़्यादा जरूरत होती है तो एक सीटी स्कैन भी करा लेते हैं। इससे इसका डायग्नोसिस हो जाता है। ट्रीटमेंट इसका अगर बहुत माइल्ड तरह का इन्फेक्शन है किडनी में तो ओरल एंटीबायोटिक्स देके घर पर ही इसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन अगर बुखार बहुत ज़्यादा है, पेशेंट की कंडीशन बहुत सिक है, तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं इंट्रावीनस रूट से, और 7 से 10 दिन में पेशेंट ठीक होता है। तो ये तो हमने किडनी इन्फेक्शन के बारे में बताया। अब हम चलते हैं किडनी स्टोन्स, क्योंकि भारत में किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है। किडनी स्टोन के जो मेन कारण देखे गए हैं, नंबर 1, अगर हमारी बॉडी का जो फ्लूइड इंटेक है डेली वो कम है। नॉर्मली हम कहते हैं 2 से 3 लीटर ऑफ पानी जो है रोज पीना है, लेकिन अगर वो फ्लूइड इंटेक कम हो जाता है तब हम किडनी स्टोन होने के संभावनाएं हमारी बढ़ जाती हैं। नंबर 2,
अगर कोई रुकावट है शरीर में, जैसे उन्होंने बताया कंजेनाइटल रुकावट है, वो अगर किडनी में है तो भी जो है किडनी स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा होता है हमारे खान पान, डाइटरी जो हमारी हैबिट्स होती हैं। जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं उनको प्यूरिन स्टोन जो होते हैं, जो कि पथरी जो है एक्सरे में नज़र नहीं आती, उनको वो तरह के स्टोन बन जाते हैं। और जो लोग हरी पत्ते सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, उनको जो है सबसे कॉमन स्टोन जो हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, वो बन जाता है। जिन लोगों को किडनी इन्फेक्शन बार बार होता है उनको ट्राईफॉस्फेट स्टोन बन जाता है। तो हर एक तरह के स्टोन्स के अलग अलग रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो स्टोन्स हैं इनके क्या लक्षण होते हैं। पेशेंट को दर्द होगा पेट में, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। दर्द के अलावा उसको उल्टी आ सकती है दर्द की वजह से, और कहीं कहीं केस में बुखार भी आ सकता है। कुछ किसी पेशेंट में खून भी आ सकता है पेशाब में, क्योंकि पथरी कई बार अंदर के म्यूकोजा को इरोड करके ब्लड निकाल सकती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स अर्ली होते हैं। जैसे जैसे स्टोन्स का साइज बढ़ता है, रुकावट बढ़ती है, ये किडनी को खराब करना शुरू कर देता है। और कई मरीज मेरे पास आते हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आते हैं, किडनी खत्म हो चुकी है, छोटा सा स्टोन है किडनी के नीचे यूरेटर में फंसा हुआ है, और उस स्टोन की वजह से पूरी किडनी जो है खराब हो गई। ऐसे बड़े हमारे पास पेशेंट आते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात होती है, क्योंकि अगर समय से पहले आ जाते तो उनकी किडनी बचा सकते थे, बट उनको नहीं पता लगता। कई बार इग्नोर भी करते हैं पेशेंट, और तब उनकी किडनी पूरी खत्म हो जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर स्टोन को नज़रअंदाज करेंगे तो उसके बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। ना सिर्फ किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, बल्कि किडनी खराब भी हो सकती है। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है बड़ा सिंपल होता है। एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, यूरिन का टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ये सब चेक करने के बाद हम एक सीटी स्कैन कराते हैं, जिसमें कंफर्म हो जाता है कि पथरी कहाँ पर है, कितने साइज की है, और ट्रीटमेंट भी इसका डिपेंडिंग अपॉन साइज और लोकेशन होता है। किडनी की बात करें तो उसमें छोटा स्टोन है, 1 सेंटीमीटर से कम का स्टोन है, तो और वो एक्सरे में दिख रहा है, तो उसको हम लेजर थेरेपी, जिसको बोलते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, बड़ी आधुनिक तरह की एक लेजर होती है। कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, पेशेंट को लिटा के एक मशीन के ऊपर, वहाँ से रेज बाहर से आती हैं और पथरी को तोड़ देती हैं, और पथरी टूट टूट के पेशाब के रास्ते निकल जाती है। तो इसमें कोई बेहोशी नहीं करनी पड़ती है, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। बट ये लिमिटेड पेशेंट्स में कर सकते हैं, जिसमें साइज 1 सेंटीमीटर से छोटा हो और एक्सरे पे नजर आ रहा हो। बाकी जो पेशेंट होते हैं जिसमें पथरी बड़ी है, उसमें हमें 2 तरीके से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। एक होता है कि PCNL, छोटा सा पंक्चर मारते हैं पीछे बैक में, उस पंक्चर के थ्रू हम एक अंदर एक स्कोप डालते हैं और स्कोप के थ्रू पथरी को तोड़ देते हैं, और उसको हम बोलते हैं PCNL। और उससे पथरी को छोटे से छेद से हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इतने छोटे से छेद से ही पथरी निकल जाती है। एक तीसरा उपचार होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोपी और RIRS। पेशाब के रास्ते से एक अंदर से हम दूरबीन डालते हैं, और उसको एक स्क्रीन पर देखते हुए हम किडनी तक पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर हम पथरी को लेजर से अंदर से तोड़ते हैं। तो वो भी एक बड़ा सूक्ष्म तरीका है, आधुनिक तरीका है। कोई चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ नेचुरल ऑरिफिस से होता है। पेशेंट को ब्लड लॉस नहीं होता है, और इन्फेक्शन होने के चांस कम रहते हैं, और पेशेंट डिस्चार्ज अगले दिन ही हो जाता है। तो ये सब आधुनिक तकनीकें हैं जिससे हम पथरी का इलाज कर सकते हैं। और ओपन सर्जरी आजकल बिल्कुल बंद हो गई है पथरी के लिए। आज से 10-15 साल पहले ओपन सर्जरी करके बड़े बड़े चीरे लगा के हम पथरी निकालते थे, अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम सभी पेशेंट्स को दूरबीन के तरीके से ही करते हैं, चाहे PCNL से करते हैं, चाहे RIRS से करते हैं, और कुछ पेशेंट में जो हमने बताया शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पथरी का इलाज। उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि इस समय भारतवर्ष में किडनी फेलियर यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत ज़्यादा उसका इंसिडेंस बढ़ गया है। अब उसकी बात करते हैं। देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब होता है जब किडनी का फंक्शन इरिवर्सिबली खराब हो गया है, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें हमारे 5 स्टेज होते हैं किडनी फेलियर के, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। एक हमारा मापदंड होता है, उसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इससे पता लगता है किडनी का फंक्शन कितना चल रहा है। एक आम मनुष्य जो कि मेल है, यंग एडल्ट मेल है, उसका जो GFR होता है वो 90 to 120 ml/मिनट होता है। जिसका GFR जैसे से कम होता जाता है, वैसे से किडनी फेलियर का स्टेज बढ़ता जाता है।
तो जो स्टेज 5 होता है, यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर होता है, उसमें हमारा GFR लेस देन 15 हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड उस ऐसी कंडीशन में हमें जाके किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसलिए देखिए, किडनी फेलियर जो है इस समय इतनी ज़्यादा इंडिया में इसलिए बढ़ी हुई है, इसके सबसे बड़े कारण 2-3 हैं। नंबर 1, हमारे देश में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ गया है। तो सबसे कॉमन कारण किडनी फेलियर के आजकल देखे जा रहे हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो कई पेशेंट को डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है, वो अनकंट्रोल्ड है, काफ़ी दिनों से उनको बीमारी होती है, वो उसका देखभाल नहीं करते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तब ये किडनी पे असर करना शुरू करता है और किडनी को ख़राब कर देता है। नंबर 2, कई मरीज हमने देखे हैं, इनको कहीं पेन है कहीं बॉडी में, वो ओवर द काउंटर पेन किलर्स बहुत सारे खाते हैं। तो कई ऐसे पेन किलर्स हैं जो डॉक्टर की सलाह से ना खाए जाएं तो किडनी में नुकसान कर देते हैं, किडनी को हमेशा के लिए डैमेज कर देते हैं। नंबर 3, कई हमारे यंग लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आकर्षित होते हैं और जिम में जाके कहीं ओवर द काउंटर प्रोटीन शेक और बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट ले लेते हैं। उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, उन स्टेरॉइड्स को एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोला जाता है। उन स्टेरॉइड से भी हमारी किडनी पे बहुत घातक परिणाम पड़ता है और किडनी जो है हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो ये 3 तो मैंने कॉमन कारण बताए जो हम देख रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी को किडनी में स्टोन है, वो स्टोन बहुत दिनों से उसको है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे मैंने बताया, किडनी को खराब करता रहता है स्टोन और अल्टीमेटली किडनी खराब हो जाती है। नंबर 4 हो गया, किसी को अगर प्रोस्टेट की बीमारी है यानी गदूद की बीमारी है, वो हमारे नॉर्मली 50 साल से ऊपर के पुरुष होते हैं, उन पेशेंट्स को जैसे जैसे प्रोस्टेट का रुकावट बढ़ता है, किडनी का बैक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, किडनी फूल जाती है और उसमें खराब होना शुरू हो जाती है किडनी। और अगर हम उसको ढंग से इलाज टाइम से नहीं देख पाएँ, पेशेंट टाइम से डॉक्टर के पास ना जाए, तो समय के साथ ही किडनी खराब हो जाती है। ऐसे बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, बीमारी गदूद की है बट दोनों किडनी खराब होके आए हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। ये हमने, और लास्ट जो कारण हम देख रहे हैं जो यंग लोगों में दिख रहा है 20 साल 15 साल, वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक तरह की बीमारी होती है, किडनी का जो है इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारी बॉडी अपने ही बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देती है। तो ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज मानी जाती है, उसमें उसकी वजह से किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये यंग लोगों में ज़्यादा होता है। हमने देखा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 साल 15 साल का जो बच्चा है उसको ये किडनी की बीमारी हो रही है, उसको प्रोटीन लॉस स्टार्ट हो जाता है और किडनी डैमेज हो जाती है। तो मैंने कुछ कारण बताए जिससे किडनी खराब हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण है किडनी खराब होने के, मरीज को पूरे शरीर में सूजन आ जाना। नंबर 2, पेशाब का मात्रा दिन में कम हो जाना। नंबर 3, उल्टी आना और उल्टी ऐसी महसूस होना। इसके अलावा भूख कम हो जाना और वजन भी कम हो जाना, और कुछ समय के बाद उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है और बहुत ज़्यादा पेल हो जाते हैं पेशेंट। और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे फिर उनकी बीमारी के लक्षण बढ़ते जाते हैं। कुछ समय के बाद उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है क्योंकि पानी अंदर शरीर में बहुत भरा हुआ है और सांस की तकलीफ हो जाती है। तो ये सब मैंने लक्षण बताए जो किडनी फेलियर के हो सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में हम सबसे पहले पेशेंट का एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, जिससे पता लगता है किडनी का डैमेज कितना हो चुका है। वो हमें बताता है कि किडनी उसका रिवर्सिबल डैमेज हुआ है या इरिवर्सिबल डैमेज है। उसके अलावा हम किडनी का फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट होता है। हमारे पास एक यूरिन का सुबह का सैंपल भेजा जाता है, एक 24 घंटे का पेशाब भेजा जाता है जिसमें प्रोटीन का लॉस का एस्टिमेट करते हैं, कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है। उसके अलावा कुछ और खून के टेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ एक टेस्ट, स्पेशल टेस्ट होता है, इसको हम DTPA स्कैन बोलते हैं, जो कि अर्ली फेज में हम कर सकते हैं जब किडनी का फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। इससे हमें पता लग जाता है किडनी कितना कम काम कर रही है, इसको DTPA स्कैन बोलते हैं। तो इस तरह से ये सब टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो स्टेज 1 और 2 और 3, 3 जो शुरू की स्टेजेस हैं, इसमें हम पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे किडनी का फंक्शन बचा रहता है और हम उसको कोशिश करते हैं कि वो लास्ट स्टेज में ना जाए, उसको डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। तो कई ऐसे मरीज हैं जो लोग स्टेज 1, 2, 3 में हम उनको बोलते हैं अपना शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। नंबर 1, नमक कम खाएं और नॉन वेज कम खाएं, तंबाकू शराब का सेवन ना करें, आधा घंटा रोज व्यायाम करें
और कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें। कुछ एंटीबायोटिक होती है जो किडनी को डैमेज करती हैं, वो को भी एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ना लें। पेन किलर भी अपनी मर्जी से ना लें। ये सब उनको एहतियात बताए जाते हैं। उनको एक डाइट चार्ट दिया जाता है, जो डाइट चार्ट बताता है कि किडनी फेलियर में क्या क्या उनको चीज़ें खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। ये हो गया ट्रीटमेंट स्टेज 1, 2, 3 का। जो स्टेज 4 और 5 वाले मरीज होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें हमें समय के साथ डायलिसिस कराना पड़ता है। एक फिशला बनाते हैं हाथ में, उसके थ्रू डायलिसिस करते हैं, और जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है फिर उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट मैंने नटशेल में बताया किडनी फेलियर का हम कैसे करते हैं। अब हम आते हैं किडनी कैंसर के ऊपर। किडनी कैंसर भारत में काफ़ी समय से देखा जा रहा है, और समय के साथ साथ जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन ज़्यादा हो रहे हैं, इसका डिटेक्शन भी ज़्यादा होता जा रहा है। पहले जो किडनी कैंसर के मरीज थे वो आते थे, उनको पेन होता था पेट में, पेशाब में खून आता था, और कभी कभार यहाँ पर एक लंप फील होता था पेट के ऊपर की तरफ, और उनको भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सिम्टम्स पाए जाते थे। लेकिन आजकल जो किडनी के कैंसर आ रहे हैं वो अर्ली स्टेज के आ रहे हैं, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड जल्दी कर लेते हैं, सीटी स्कैन पहले कर लेते हैं, छोटे छोटे ट्यूमर किडनी में डिटेक्ट हो जाते हैं, और उनको फिर हम इंसिडेंटलोमा बोलते हैं, मतलब कि इंसिडेंटल फाइंडिंग है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो मैंने बताया 2 प्रकार के सिम्टम, एक में जो सिम्टम ही नहीं है, एक में जो थोड़े सिम्टम आ रहे हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता है खून के धब्बे बढ़ जाते हैं, पेशाब में आने को क्लॉट्स बोलते हैं, और पेन बढ़ जाता है। और अगर कैंसर फैल जाए और छाती में चला जाए तो छाती में खांसी और बलगम और खून आना, ये आम बात हो जाती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स ऑफ कैंसर। नहीं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कैंसर के? सबसे पहला स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं, तंबाकू लेते हैं, शराब लेते हैं, ये रिस्क फैक्टर होता है कि उनको कैंसर हो सकता है किडनी का। इसके अलावा जिनका वेट ओवरवेट है, ओबेसिटी भी एक फैक्टर माना गया है कि जिनको मोटे लोग हैं उनको कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कईयों में फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनके फैमिली में अगर किसी को किडनी कैंसर हुआ है तो आपके भाई को हुआ है, आपके माँ बाप में किसी को हुआ है, आपके सिबलिंग में यानी ब्रदर को हुआ, सिस्टर को हुआ, तो आपके कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जो पता लगता है कि किडनी कैंसर हो सकता है। तो अभी हमने बात की किडनी कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। अब हम बताएंगे कि डायग्नोज कैसे करते हैं। देखिए, किडनी कैंसर डायग्नोज करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एक किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में पता लगता है किडनी के अंदर एक मास है। उसको फर्दर चेक करने के लिए एक सीटी स्कैन कराते हैं पेट का, और सीटी स्कैन में हम देखते हैं कैंसर कितना बड़ा हुआ है, उसका स्टेजिंग करते हैं। स्टेज किडनी कैंसर के भी हम देखें तो 3 प्रकार के स्टेज हैं। नंबर 1 किडनी कैंसर किडनी के अंदर ही है। नंबर 2 स्टेज किडनी के बाहर जा रहा है लेकिन और ऑर्गन्स में नहीं गया है। और लास्ट स्टेज होता है जब फैल के पूरे शरीर में, लंग में, लीवर में, पेट में फैल जाता है। तो उसको स्टेज करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं पेट का, और छाती का एक्सरे और छाती का सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये स्टेजिंग का हमारा टेस्ट हो गए। एक बार हमने स्टेज कर लिया, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो छोटे कैंसर हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर से छोटे कैंसर हैं, हम उसको किडनी को पूरा ना निकाल के सिर्फ कैंसर को निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल रेसेक्टमी। और आजकल इतनी आधुनिक तकनीक रोबोटिक आ चुकी है, जो कि हम लोग सफदरजंग में भी कई साल से कर रहे हैं। उस रोबोटिक तकनीक से छोटे छोटे की होल से हम पेशेंट का कैंसर निकाल देते हैं। पेशेंट का ब्लड लॉस नहीं होता है, पेशेंट का पेन नहीं होता है, पेशेंट 1 से 2 दिन में घर चला जाता है, कैंसर दोबारा आने की संभावना बिल्कुल नील हो जाती है। ये जो फायदे हैं रोबोटिक्स के, वो आम जनता को मिलते हैं। इसको पार्शियल रेसेक्टमी बोलते हैं, यानी छोटा सा कैंसर निकाल दिया। अगर कैंसर बहुत बड़ा है, 7 से 8 सेंटीमीटर से बड़ा है, और वो किडनी वेसल्स में जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उस पेशेंट में हमें पूरी किडनी निकालनी पड़ती है, और वो भी हम रोबोटिक से या लैप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। तो ये हमने ट्रीटमेंट की बात की कैंसर की। और फाइनली फिर हम बात कर सकते हैं जो किडनी की जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है। कई हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो यंग हैं, एडोलेसेंट फेज में हैं, 10 साल से 15 साल के बीच में आते हैं, उनको पेट में दर्द होता रहता है बीच बीच में, और जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि उनको PU जो है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किडनी के अंदर पेशाब इकट्ठा हो जाता है जन्म से, और वो पेशाब की जो नली नीचे जा रही होती है उसमें नहीं जा पाता है। तो उसको हम कंजेनाइटल प्रॉब्लम बताते हैं, जन्म से ही होता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है वो पेशाब किडनी में अंदर ही रहता है, उसी में इकट्ठा होता रहता है, और वो किडनी को खराब करता रहता है।
जैसे समय निकलता है किडनी पूरी खराब हो सकती है अगर समय से इलाज ना हो। तो उसको बोलते हैं पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे मरीजों में अगर हम टाइम से हमारे पास आ जाएं तो हम उसका डायग्नोसिस बड़े आराम से कर सकते हैं। सिंपल अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं और एक पेशाब का टेस्ट, उसके बाद एक ब्लड का टेस्ट करते हैं और एक सीटी स्कैन करके देखते हैं। इसके अलावा एक डीटीपीए स्कैन टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि रुकावट कितनी ज़्यादा है और किडनी का फंक्शन कितना है। ये सब करने के बाद जो इलाज होता है वो हम रोबोट से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक रोबोटिक टेक्निक से छोटे छोटे की होल से हम उसको पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। रोबोटिक पाइलोप्लास्टी यानी कि जो जो एरिया हमारा खराब है जन्म से, उसको काट के नया रास्ता बना देते हैं, उसको पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है और पेशेंट जो है 1 से 2 दिन में घर चला जाता है। तो अगर समय से डायग्नोस कर लें हम इस बीमारी को तो हम किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। इसको पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। एक दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं, उनको बोलते हैं रीनल सिस्टिक डिजीज, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पेशेंट के किडनी के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, उसको सिस्ट बोलते हैं। और समय के साथ वो सिस्ट बढ़ती जाती हैं। 40 साल के बाद देखा गया है कि पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है, किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है, पेशाब में खून आ जाता है और उसके अलावा किडनी के इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो पेशेंट होते हैं इनको बोलते हैं एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं और अगर उनका समय से अगर हम ढंग से इलाज ना करें तो किडनी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और हमें बाद में उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये एक अलग की बीमारी है, ये भी जेनेटिक बीमारी होती है। इसको हम पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। समय पर अगर हम मरीज को देख लें तो हम इसको बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने एक संक्षेप में आपको सारी किडनी की बीमारियों के बारे में बताया, उनका डायग्नोसिस और उपचार। तो मुझे लगता है कि इतना अगर हम हमारे दर्शक समझ जाएंगे, अब हम उनके क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अनूप जी, आपने इतनी अच्छी सरल भाषा में हमें इन विषयों की जानकारी दी। हमारे साथ बहुत दूर दूर से दर्शक जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर से भी सवाल आया है, मैं लगातार अपने मैसेज बॉक्स में देख रहा था। सब विषयों में सवाल पूछे हैं, लेकिन आपने जो संपूर्ण जानकारी किडनी फंक्शन और किडनी के बीमारियों के बारे में दी है वो बहुत उपयोगी है। एक दर्शक सबसे पहले मुंबई से महिला है कविता मिश्रा, ये पूछ रही हैं कि हमको कई वर्षों से डायबिटिक है, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन में भी कुछ आता नहीं है, ऐसे में हम क्या करें? तो उनको डायबिटीज है और यूरिन का इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी इन्फेक्शन जो है हमेशा ज़्यादा रहता है। सबसे कॉमन इन्फेक्शन डायबिटीज में किडनी का इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन ही होता है। तो इनका जो सबसे मेन कारण है वो है हाई शुगर होना। और शुगर को अगर हम कंट्रोल करके रखेंगे तो किडनी इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा। तो इनके लिए 2-3 सलाह है मेरे लिए, मैं बताना चाहता हूँ इनके लिए कि नंबर 1, एक तो अपना डाइट का ध्यान रखें, शुगर की डाइट जो है प्रॉपर एक चार्ट ले लें। नंबर 2, अपना शुगर का जो लेवल है फास्टिंग वाला वो आपका 110 से कम होना चाहिए और खाना खाने के बाद का शुगर 180 से कम होना चाहिए। आपका जो शुगर का हीमोग्लोबिन है वो 7 से नीचे रहना चाहिए, 6.5 to 7 से नीचे रहना चाहिए। और अगर आपका शुगर आप हफ्ते में कम से कम 2 बार घर में ही डिपस्टिक से चेक कर सकते हैं तो आपको और अच्छी तरह से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो पहले तो आप शुगर को ठीक कर लीजिए। उसके बाद जो आपका किडनी का इन्फेक्शन बार बार होता है यूरिन का, उसके लिए एक विशेषज्ञ को दिखा के हम एक ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार पेशेंट को लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है जो कि 2 से 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम ऐसी दवाइयाँ भी देती हैं जो इन्फेक्शन को रोकती हैं। वो प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स होती हैं, एक पीने की दवाई होती है और जिनको शुगर है उनको हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं। और एक दवाई और देते हैं जिससे इन्फेक्शन उसमें किडनी में जाके अपना संक्रमण फैला ना पाए, उसको रोकने की दवाई भी देते हैं। तो एक जाके एक अच्छे विशेषज्ञ को ये दिखा लें, वो तो एक पार्ट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है शुगर को ध्यान में रख के कंट्रोल करना, क्योंकि जब तक शुगर हाई रहेगा हम कितनी भी दवाइयाँ देंगे बार बार इनको इन्फेक्शन होता रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक हमको रीवा से दर्शक पूछ रहे हैं, श्रीमान ब्रजविलास जी, ये कह रहे हैं कि 2013 में जसलोक हॉस्पिटल में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लगातार हमारा चल रहा है, हम हमेशा बॉइल्ड वाटर भी पीते हैं, लेकिन यूरिया 72.17 तक पहुंच जाता है और क्रिएटिनिन 1.45 है।
बहुत परहेज में रहते हैं, फिर भी इनकी अभी कोविड के कारण बुखार आ गया है 5-6 दिनों से, उसके कारण बुखार के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और इस समय कोई प्रॉपर परामर्श इनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या करें? प्रोटीन नेगेटिव कैसे आएगा? और ये 2 अप्रैल को इनकी एक रिपोर्ट भी इन्होंने भेजी है, वो मैं आपको नहीं भेज पा रहा हूँ अभी, आपको इंडिविजुअल में भेजूँगा। इनके लिए क्या सवाल है, क्योंकि मुंबई में डॉक्टर रहते हैं इनके, वो 1-2 मिनट ही बात करते हैं और बात पूरी हो नहीं पाती है। हाई फीवर अभी कोविड में आ रहा है, इसलिए घर से निकल रहे हैं, कोविड नेगेटिव है अभी। ऐसे में इनको क्या परहेज करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव है इनको, लेकिन फीवर आ रहा है। तो फीवर आने के 2-3 कारण होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे रहते हैं। तो सबसे पहले तो यूरिन का एक टेस्ट करवा लें, सुबह का पहला सैंपल, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल यूरिन का करवा लीजिए, और एक किडनी का अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। 2 चीजें हमें देखना है कि किडनी का जो ग्राफ्ट लगाया गया है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे हमने बात कर रहे थे किडनी इन्फेक्शन। और यूरिन का हम जो टेस्ट करवा लें, आपने बताया कि क्रिएटिनिन का 1.4 की थोड़ा ऊपर चला गया है। तो इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन किसी पेशेंट को है तो किडनी फंक्शन खराब हो जाता है। नंबर 2, कई बार होता है कि पेशेंट गलती से कुछ ऐसी ड्रग्स ले लेता है जिससे जिसको नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, उससे भी कुछ टाइम के लिए किडनी फंक्शन ऊपर हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप कोई भी दवाई एक फिजिशियन की सलाह के बिना ही लें, उसके अलावा ना लें। नंबर 3, एक बार आपका फीवर सेटल हो जाए, इसके लिए आपको एक फिजिशियन को कुछ सेट ऑफ टेस्ट मैंने बताया, यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट कर देंगे, चेस्ट का इन्फेक्शन रूल आउट कर देंगे, और एक हीमोग्राम करा के आपका ब्लड का काउंट चेक कर लेंगे। उसके साथ ही आपको दवाइयाँ दे सकते हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक ना हो। एक बार आपका बुखार ठीक हो जाए, तब आपका जो किडनी फंक्शन आपने बताया जो बढ़ रहा है, उसके लिए कलर डॉपलर हम करवाते हैं किडनी ग्राफ्ट का, और देखते हैं कि जो वेसल्स एनास्टमोसिस हुई थी, कई बार उसमें एनास्टमोसिस स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। तो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको किडनी फंक्शन खराब हो रहा है। या नंबर 2 क्या हो सकता है कि कई बार समय के साथ किडनी का जो फंक्शन है वो रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो क्रॉनिक रिजेक्शन बोलते हैं। ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से पता लग सकता है कि आपकी किडनी में कोई वेसल्स में खराबी है, या किडनी की जो इंट्रारीनल वेस्कुलेचर है वो खराब है, जो कि रिजेक्शन को दिखाती है। तो एक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं बाद में। पहले आप अपना ध्यान फीवर की तरफ लगाएं, और फीवर के लिए एक अच्छे फिजिशियन को दिखा के जो मैंने टेस्ट बताए वो आपके फिजिशियन करवा लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका फीवर ठीक हो जाएगा। जैसे आपने बताया कोविड नहीं है, तो अच्छी बात है, क्योंकि कोविड हो जाए अगर किडनी फेलियर पेशेंट्स को, तो बड़ा घातक होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि पहली बात तो वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा, जब आपका टर्न आ गया है तो वैक्सीन तो आप लगवा ही लीजिए, और हमेशा मास्क पहन के रहिए। इन्होंने वैक्सीन इनकी लग चुकी है। ये लिख रहे हैं कि हाँ जी। मेरी की जांच में प्रोटीन्स प्रेजेंट कभी +1, कभी +2, कभी +3 तक रहता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आपने बताया कि फंक्शन थोड़ा इनका खराब हो रहा है, 1.45 थोड़ा प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसकी कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी फिजिशियन के द्वारा, तो आपका प्रोटीन लॉस को कम कर सकते हैं। आपका डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, नॉन वेज डाइट और तंबाकू, शराब, 3 चीज़ें, और स्पाइसी फूड, ये चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन अभी भी है, उसको बीमारी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट में देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर डायबिटीज हाइपरटेंशन हम कंट्रोल नहीं करते हैं, समय के साथ वो किडनी जो नई लगाई गई है उसमें भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका डायबिटीज हाइपरटेंशन अगर है, प्लीज उसका भी आप उपचार समय से कराएं और उसको कंट्रोल में रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने विस्तार में उत्तर दिया है। एक डॉक्टर साहब ईटानगर से प्रश्न पूछा है रंजन जी ने। ये पूछ रहे हैं, मेरी उम्र 54 साल है, थोड़ा प्रोस्टेट की शिकायत है, लोकल डॉक्टर ने टैबलेट एल्फू लिखी थी, 1 महीने को, अभी यूरिन का फ्लो थोड़ा कम है, तो ऐसे समय कोविड के कारण हम आ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं से परामर्श कैसे हमें मिल सकता है, क्या करें? देखिए, इस समय कोविड टाइम में आप सही कह रहे हैं कि रूटीन कंसल्टेशंस जो है फिजिकली इस समय अलाउड नहीं है, क्योंकि कोविड का खतरा बढ़ा हुआ है। आप एक टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, सभी स्टेट्स में और टायर 2 टायर 3 में टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। उसमें डॉक्टर आपसे वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, आपकी तकलीफ़ों के बारे में सुनते हैं, और फिर उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन, एक बेसिक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करवाना होता है। जिसमें आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड आपने शायद कराया है। अल्ट्रासाउंड के अलावा आपको एक यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट होता है, इसमें मशीन में पेशाब करते हैं, ग्राफ बन के आता है। एक यूरिन का सुबह का सैंपल देना होगा, और 2 ब्लड टेस्ट को हम KFT और PSA बोलते हैं, ये कराना जरूरी है।
ये 4 टेस्ट जो हैं आपको डॉक्टर एक बार टेली कंसल्टेशन से आपको ये सलाह दे सकते हैं कि आप करा लीजिए। अगर इस समय कोविड की वजह से आप टेस्ट ना भी करा पाएँ तो आपको जो दवाई आप ले रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि आपका फ्लो बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही आपको समय मिले तो आप ये टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि ये 4 बेसलाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए। तो एक बार आप ये टेस्ट करा लीजिएगा तो उसको नेक्स्ट टेस्ट हम 6 महीने के बाद कराते हैं दवाइयों को असर देखने के लिए कि कितना असर आया दवाइयों का। तो 2-3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप रात में 9 बजे के बाद पानी कम पिया करें, डिनर 9 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि रात को जो भी आप पानी पीते हैं वो सारा पेशाब के रास्ते निकलता है और आपको रात को बार-बार उठना पड़ सकता है। दिन में आप 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, और आपको कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ीज़ और हार्ड ड्रिंक्स, इन 4 चीज़ों को कम से कम पीना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और पेशाब की समस्याओं को बढ़ा देते हैं। ये जनरल जो मैं एडवाइस दी है तो सबके लिए लागू होती है, बाकी आपका स्पेसिफिक जो कंसल्टेशन है वो टेली कंसल्टेशन से हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे पुष्पेंद्र पाठक विधायक हैं, मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक हैं। ये लिख रहे हैं कि हम दिन भर खूब पानी पीते हैं, रास्ते में बहुत घूमते हैं, कई बार यूरिन करने नहीं जा पाते, रात को बहुत ज़्यादा जलन होती है, बड़ी बेचैनी होती है। तो क्या कोई बड़े इन्फेक्शन की तरफ ये है, या पानी हमको कम से कम कितना पीना चाहिए एक दिन में एक सामान्य स्वस्थ आदमी को? ये बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल है। एक जो स्वस्थ आदमी है, एडल्ट है, उसको पूरे दिन में गर्मियों में 3 लीटर तक पी सकते हैं और सर्दियों में 2 लीटर तक पी सकते हैं। ये एक एवरेज मैंने आपको बताया है। डिपेंड करता है कि आपका काम, ऑक्यूपेशन क्या है। जो लोग फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनको ज़्यादा धूप में रहना पड़ता है, वो समर्स में पानी 3 लीटर से बढ़ा के 4 लीटर भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंडोर ऑफिस वर्क में ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए दिन में 3 लीटर पानी बहुत है। लेकिन जैसे मैंने बताया, पानी आप रात के 9 बजे से पहले ही लें। जितना पानी आपको लेना है, 9 बजे के बाद आप कोई भी पानी पिएँगे, क्योंकि हमारी बॉडी का पानी का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, वो सारा पेशाब के रास्ते निकलेगा, तो आपको फिर बार-बार पेशाब करने उठना पड़ सकता है। तो जो जनानी ये बता रहे थे, वो ये हो सकता है कि हाइड्रेशन इनका कम हो गया है कुछ टाइम से। हाइड्रेशन स्टेटस को बढ़ा दीजिएगा, इससे आपकी जलन कम हो सकती है। इसके अलावा अगर इनको शुगर नहीं है, एक क्रैनबेरी जूस आता है जो कि हर एक दुकान पे उपलब्ध है। क्रैनबेरी जूस से भी ये होता है कि इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, तो वो जितना इनको अच्छा लगता है वो जूस पिएँगे, तो इससे भी इनके इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएँगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बॉबी असाटी छतरपुर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि कोरोना के कारण दोनों किडनी डैमेज हो गई हैं, शुगर पेशेंट हैं, डायलिसिस पे हैं, वीकली 2 बार हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो क्या अभी इसके लिए आपके हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था हो सकती है? देखिए, जिनको अभी किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अभी तो जैसे आपको कोविड हुआ है, उसमें आपको रिकवरी में कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा, और अभी इस समय पूरे भारतवर्ष में ट्रांसप्लांट्स बंद हैं पिछले कई महीनों से बिकॉज़ ऑफ द कोविड जो नई वेव आई है। तो अभी आपको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी आप पहले कोविड से रिकवर हो जाएँ, डायलिसिस आपका चल ही रहा है। हमारा परामर्श है कि 3 महीने तक आप वेट करें। 3 महीने के बाद जो है चांसेस हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्विसेज स्टार्ट हो जाएँगी दोबारा से, और फिर हम आपको सफदरजंग में भी इसको इलाज कर पाएँगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक मुगल सराय से श्रीमान मुरलीधर जी पूछ रहे हैं कि मैंने 26 मार्च को आपको दिखाया था, आपने 1 महीने बाद बुलाया था। अब कोरोना प्रोटोकॉल में मिलना हो पाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल जो हमारी ओपीडीज़ में अभी भी हमने ओपीडी तो बंद नहीं की सफदरजंग में। पूरे लास्ट ईयर भी हमने 1 दिन भी ओपीडी बंद नहीं की थी, और अभी भी हमारी ओपीडीज़ चल रही हैं। लेकिन हमारा ये परामर्श है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि जिनको रूटीन कंसल्टेशन लेना है, वो अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। हाँ, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें कोई इनको ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आके हमारी ओपीडी में दिखा सकते हैं। हमारी ओपीडीज़ चल रही हैं, और हमारी ओपीडी बंद नहीं होंगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वो पूरे टाइम में जैसे पहले चल रही थी, वो अभी भी वैसे ही चल रही है। आप आके हमें दिखा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक मुंबई से दर्शक हैं रामदास उपाध्याय, उनकी बुआ कहीं इलाहाबाद के पास हनुमाना में रहती हैं। उनका कहना है कि बीपी बहुत हाई रहता है, तो क्या किडनी पे तुरंत इफेक्ट होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर आपका बीपी हाई रहता है और ये परसिस्टेंटली हाई रहता है कुछ टाइम तक,
नॉर्मली देखा गया है 2 साल, 3 साल, 4 साल तक परसिस्टेंटली हाई रहता है, तो ये बीपी जो है किडनी पर असर डालना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल आपको इस समय सजग होने की ज़रूरत है। नमक आपको कम खाना है, कुछ नमक ज़्यादा लेने से बीपी तुरंत हाई हो जाता है, और अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाकर इसका ट्रीटमेंट शुरू कराइए। घर में एक बीपी मशीन लेके आइए और कम से कम दिन में 2 बार खुद चेक करिए। सुबह शाम वॉक पर जाइए आधे घंटा, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, बीपी उनका कंट्रोल हो जाता है। और अपना टेंशन, एंग्जाइटी लेवल भी कम रखिए, तो उसके लिए आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एक उपाय हैं जिससे आपको बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीपी कंट्रोल नहीं रहा तो कुछ सालों के बाद आपकी किडनी पे डैमेज हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रदीप खरे मंटू जी हमारे न्यास के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये लगातार पूछ रहे हैं कि मैं डायबिटिक हूँ 7-8 वर्षों से, ब्लड प्रेशर भी बहुत रहता है, पानी बहुत पीते हैं ये। इसके कारण इनको जल्दी जल्दी और बहुत बार पेशाब जाना पड़ती है, कई बार रात रात भर सो नहीं पाते हैं। क्या सावधानी करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, ऐसे कई हमारे मरीज हमें बताते हैं कि सर मैं पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। यहाँ मैं एक बात को एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि देखिए पानी जो है एक बैलेंस में हमें पीना पड़ेगा। अगर हम बहुत कम पानी पीते हैं, जैसे कभी आपने दर्शक ने बताया, तो पेशाब की जलन और इन्फेक्शन, स्टोन, फेलियर, ये सब प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे मैंने मात्रा भी बताई कि गर्मियों में 3 लीटर तक पी सकते हैं, सर्दियों में 2 लीटर तक पी सकते हैं, बट कई लोग 6 से 7 लीटर पी रहे हैं। उससे वो भी नुकसानदायक है, बिकॉज़ हमारी किडनी का एक कैपेसिटी है कि वो कब तक कितना पानी को वो एक्रीट कर सकती है, जो भी हमारे बॉडी में आ रहा है। तो इसीलिए एक लिमिट में पीना पड़ेगा। तो आपको मेरा ये सुझाव है कि आप प्लीज़ अपना देखें कितना आप दिन में पी रहे हैं। 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं है। और रात में, जैसे मैंने बताया कुछ समय पहले, रात में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात में ज़्यादा जितना भी आप पानी पिएँगे, चाहे दूध पीते हैं, चाहे चाय पीते हैं, वो सारा पेशाब के रास्ते ही निकलना है। तो मेरा सुझाव है कि आप डिनर 9 बजे से पहले कर लें, 8 बजे करीब डिनर कर लीजिए। आपको जो भी पानी पीना है या दूध पीना है वो 9 बजे से पहले पी लीजिए। आधा घंटा घूम के आइए, वापस आइए। आपको अगर कोई दवाई लेनी है तो थोड़े से पानी से दवाई ले लीजिए, और पेशाब करके फिर आपको सोना है। अपना रूटीन ऐसा बनाएंगे और शुगर को ध्यान में कंट्रोल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको रात में उठना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सनोज वर्मा गोरखपुर से पूछ रही हैं कि कोविड पॉजिटिव हो गया है, 15 दिन बीत चुके हैं, अभी भी मुंह सूखता है, और क्या गर्म पानी लगातार पीने से कोई नुकसान भी है क्या? बिल्कुल, देखिए मुँह सूखना जो है, या स्मेल कम हो जाना, टेस्ट नहीं आना, कमज़ोरी रहना कोविड ठीक होने के बाद भी, ये आम लक्षण देखे जा रहे हैं हमारे कई मरीजों में। पानी पीना जो है, गर्म पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है। आप उतना ही गर्म पिएँ जितना आप टॉलरेट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि खौलता हुआ गर्म पानी पिएँगे तो वो डेफ़िनिटली मुँह में उसको मुकोज़ा को जला देगा। आपको ल्यूकवार्म वाटर या निवाया पानी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उतना पानी पिएँ जितना आप टॉलरेट कर सकती हैं। आप हो सके तो उसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला के पी सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाती है और विटामिन सी आपको मिल जाता है। तो अगर आपका मुँह सूखता है, आप ये जो मैंने बताया गरम ल्यूकवार्म वाटर दिन में 2 से 3 लीटर तक पी सकती हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक विवेक स्वरूप जी प्रयागराज से पूछ रहे हैं कि कोविड-19 के असर क्या कोरोना पे किडनी पर भी पड़ रहा है क्या? क्योंकि ये जब बिल्कुल, ये संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, इनके शरीर में पूरे मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है। बिल्कुल। देखिए, जो कोविड इन्फेक्शन है, पहले तो लंग में जाता है। लंग के द्वारा फिर ये हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में फिर ये हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है, चाहे किडनी है, चाहे ब्रेन है, चाहे हार्ट है, सब ऑर्गन को अफेक्ट करने लग गया है। तो किडनी में हमने देखा है कि क्या होता है कि जब एक्यूटली इन्फेक्शन होता है किसी पेशेंट को, उसका लंग जब बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर जाता है, सबसे पहला इफेक्ट होता है किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिमिक इंजरी टू द किडनी। तो किडनी जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो किडनी का फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बाद के फेजेज में जब ब्लड के थ्रू ये जाता है संक्रमण, तो किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इन्फेक्शन कर देता है, वायरल इन्फेक्शन, और उससे किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो दोनों ही सूरत में, चाहे वो किडनी का ब्लड सप्लाई कम कर रहा है, डायरेक्ट इन्फेक्शन कर रहा है, किडनी का फंक्शन सडनली ड्रॉप डाउन हो जाता है। और जो पेशेंट पहले से ही थोड़ा सा किडनी फेलियर में हैं, उनका प्रेसिपिटेट होके सडनली किडनी फंक्शन बहुत खराब हो जाता है, उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है।
इसीलिए हम कहते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन जिनको किडनी की बीमारियां हैं बहुत घातक हो सकता है उनके लिए। आपको ज़्यादा और जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको मास्क जो है N95 मास्क या डबल क्लॉथ का मास्क हमेशा पहन के रखना है और वैक्सीन आप बिल्कुल टाइम से लगवा लें। और अगर आपको इन्फेक्शन कोविड का हो गया है दुर्भाग्यपूर्ण, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर एक विशेषज्ञ आपको देख रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे कि किडनी की जो ये प्रॉब्लम मैंने बताई है उसका वो उपचार करते रहें और आपकी किडनी जो है रिकवर कर जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सचिन त्रिपाठी हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले लेकिन अभी यूएसए में हैं, वहां से अपने कार्यक्रम में जुड़े हैं। इनका कहना है डॉक्टर साहब किडनी मेरे भाई की दोनों एक साथ फेल हो गई और दुर्भाग्य से उनको बहुत गंभीर अवस्था में गुजरना पड़ रहा। तो क्या किडनी एक किडनी कभी खराब हुई फेल हुई ऐसा कुछ पता चलता है क्या हमको अपने आप से, या केवल क्लिनिकल टेस्ट से ही पता चलता है? कुछ आभास होता है क्या किडनी फेलियर का? देखिए बिल्कुल, जब हमारी दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो पेशेंट को सबसे पहले सिम्टम्स जो आते हैं वो होते हैं कि पेशाब का उसको तकलीफ शुरू हो जाती है, पेशाब कम आना शुरू हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि जितना नॉर्मल पेशाब वो पहले कर रहे थे उससे कम पेशाब आ रहा है। उनको चेहरे पे सूजन आ जाती है। पहले चेहरे पे सूजन आती है, फिर धीरे करके पूरे बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। उनका वेट जो है शुरू में कम होना शुरू होता है, जब पानी भर जाता है तो वेट बढ़ जाता है। तो ये भी दो अलग उसमें वो हैं स्पेक्ट्रम। शुरू में वेट आपका कम होगा, जब पानी पूरा भर जाता है तो वेट बढ़ जाता है, भूख कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो समय के साथ आती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स हैं सिम्टम्स उनके लेट आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिनको भी हाई रिस्क फैक्टर है समय समय पर अपना किडनी चेकअप कराते रहें, जिसको कहते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप। साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए किडनी का, एक पेशाब का टेस्ट करा लीजिए और एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कराना है। आप साल में अगर एक बार कराते रहें जिनको भी हाई रिस्क फैक्टर है तो आप किडनी के किसी भी तरह की बीमारी को समय से पहले डायग्नोस कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक पवन शर्मा जी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि दोनों किडनियां श्रिंक हो गई थी और 2 अप्रैल को एक ऑपरेशन में किडनी डॉक्टर्स को निकालनी पड़ी तथा दूसरी किडनी 64% काम कर रही है। यह जानना चाह रहे हैं कि इसको आगे कैसे ठीक रखा जाए। देखिए जैसे उन्होंने बताया कि दोनों किडनियां का फंक्शन थोड़ा कम है, एक का ज़्यादा ही कम हो गया तो उसको निकालना पड़ गया। तो दूसरी किडनी बची है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपके पास एक ही किडनी बची है। सबसे पहले काम कि आपको नमक कम खाना है, नॉन वेज बिल्कुल अवॉइड करना है, ड्रिंक और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना है। इसके अलावा आपको एक डाइट चार्ट मिलेगा, आपको ये देखना है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन है कि नहीं। वो अगर रिस्क फैक्टर पहले से ही है उसको आपको समय से कंट्रोल करना है। फिर जैसे मैंने बताया कि दवाइयाँ विशेषज्ञ की सलाह से लें, कोई भी केमिस्ट से ओवर द काउंटर ड्रग ना लें, चाहे पेन किलर हो चाहे एंटीबायोटिक हो। डॉक्टर की सलाह से इनको बताएं कि मेरी एक ही किडनी है, वो हिसाब से आपको दवाइयाँ बताएंगे। और अपना जो ब्लड टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट वो 3 से 6 महीने में एक बार करा लें। अल्ट्रासाउंड भी 6 महीने से 1 साल में एक बार करा लें। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते रहेंगे, सारी प्रिकॉशन फॉलो करते रहेंगे, तो हम एक किडनी के सहारे भी कई साल बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी बिता सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक ने बहुत गांव से, हमारे ही पैतृक गांव से श्रीराम रिछारिया ने पूछा है कि केएफटी टेस्ट क्या किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए पर्याप्त होता है? देखिए किडनी के जो फंक्शन है उसको असेस करने के लिए बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। एक जो बेसिक टेस्ट, जो बेसिक नॉर्मल व्यक्ति है लेकिन आपने कहा रूटीन चेकअप में छोटे स्थानों पर आदमी केएफटी टीएफटी ही लिखता है, उससे क्या कुछ पता चल पाएगा? बिल्कुल, देखिए केएफटी जो होता है इसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 प्रकार के इसके टेस्ट उसमें पार्ट होते हैं केएफटी के। इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपका हम ब्लड यूरिया से ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं सीरम क्रिएटिनिन के ऊपर। ये ब्लड यूरिया जो होता है वो हमारे खान-पान से इफेक्ट हो जाता है। अगर किसी दिन हमने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लिया तो यूरिया एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन जो क्रिएटिनिन होता है वो ज़्यादा एक रिलायबल पैरामीटर है। क्रिएटिनिन से हम बताते हैं कि किडनी का फंक्शन कितना आ रहा है। और सोडियम पोटेशियम से पता लगता है कि जो किडनी फेलियर के मरीज होते हैं पोटेशियम बढ़ जाता है। तो ये 2 चीज़ें पैरामीटर से हमें काफ़ी पता लगता है। अगर कोई खराबी इसमें आती है तब हम और टेस्ट की तरफ जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें रेमडेसिविर और ये सब इंजेक्शनों की चर्चा चल रही है। एक वर्ग डॉक्टरों का कह रहा है कि इससे किडनी और हार्ट पे प्रॉब्लम होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि व्हाट्सएप की ज्ञान से पीएचडी ना करें और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें। आप एक बहुत ख्याति लब्ध डॉक्टर हैं,
ये रेमडेसिविर के बारे में कुछ डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर भी एक डॉक्टरों का बड़ा वर्ग हर एक मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख रहा है। आपका किडनी के हिसाब से, गुर्दे के हिसाब से इस पे क्या मंतव्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट टाइम्स में। मैंने कई चैनल्स पर भी इसके बारे में बताया। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये होता क्या है। ये एक एटीपी हम बोलते हैं, हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है जो कि एनर्जी का स्रोत होता है, उसको एटीपी बोलते हैं, उसका एनालॉग होता है। जब हम इसको इंजेक्शन लगाते हैं तो ये जाके वायरस के रेप्लिकेशन को कम कर देता है। लेकिन ये स्पेसिफिक तो कोविड वायरस नहीं है, ये किसी भी तरह का वायरस, इसको जब बनाया गया था तब ये इन्फ्लुएंजा वायरस और इबोला वायरस के लिए बनाया गया था, जब पहले पेंडेमिक आया था। तो कोविड के लिए तो ये स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो इंजेक्शन है, बिल्कुल सही बोला कि ये किडनी को, लीवर को भी अफेक्ट करता है। और इसकी जो प्री रिक्विजिट इंडिकेशन ये है कि अगर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल नहीं है, अगर आपका GFR, मैंने बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर वो 35 से कम है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। अगर आपका लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तब भी आप उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। ये तो हो गया इसके साइड इफेक्ट। अब कब लेना चाहिए? देखिए, WHO ने पहले जब इस ड्रग को अप्रूवल दिया था एज एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग, तो कहा गया था जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनको मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन है, उनको आप 10 दिन के बाद इसको ड्रग को दे सकते हैं। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में अप्रूव किया था। लेकिन हमारे पास जो अभी तक के ट्रायल्स आए हैं, उसमें 3 से बड़े रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये बताता है कि इस इंजेक्शन लगाने से ना तो आपकी मोर्टेलिटी रेट कम होता है, यानी मृत्यु दर कम होता है, ना तो आपकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम होता है। एक एडवांटेज एक स्टडी में आया था कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल स्टे के जो डेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन पहले आप छुट्टी आपकी हो सकती है, रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। इसीलिए इस ड्रग को अप्रूवल दिया गया हमारे DCGI ने इंडिया में। अब हो क्या रहा है कि हमारे देश में कई मरीज हैं जो घर पर ही हैं और वो अपने तरफ सेल्फ मेडिकेशन, या जैसे आपने बताया व्हाट्सएप या दूसरे तो सोशल मीडिया के रूमर्स को सुनते हुए ड्रग्स को मंगा के खुद ही घर में लगवाना शुरू करते थे दवाइयाँ। ये बहुत ही एक घातक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है। विशेषज्ञ ही इसको अपने सुपरविजन में लगवा सकता है, आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ये ड्रग सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर सिलेक्टेड इन्फेक्शन में दिया जाता है, जब आपके जो बाकी सब दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो फेल होने शुरू हो जाती हैं और विशेषज्ञों को लगता है कि इसको देने से शायद आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगा कि इससे ना तो मृत्यु दर पे फर्क पड़ता है, ना ही आपकी सिवियरिटी इन्फेक्शन पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। सिर्फ आपकी रिकवरी थोड़ी सी फास्ट कुछ प्रतिशत में हो सकती है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये कोई रामबाण नहीं है, मैजिक बुलेट नहीं है, और इसलिए इसको अगर हम बिल्कुल इर्रेशनल यूज़ करना शुरू कर देंगे, किडनी लीवर भी खराब हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जिनको एक्चुअली जरूरत हो उनको ना मिले और बाकी लोग होर्डिंग करके अपने घर में रख लें। ये बहुत ही एक हमारे लिए चिंताजनक विषय है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे दिल्ली से एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान सत्यभूषण जैन जी जुड़े हैं। इनका सवाल है कि आप लोग बड़ी डॉक्टर ग्रुप से जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, पर चर्चाओं में रहते हैं, रिसर्च में रहते हैं, क्या डॉक्टर लोग इसको थोड़ा सा लिखना पर्चे में कम करें, जिससे कम से कम ये अफरा तफरी का दौर खत्म हो? अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने अपने फ्रिज में लोग रिजर्व करने के लिए रेमडेसिविर घूम रहे हैं बाजार में और किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टरों को आपस में इसकी पर्चे पे लिखने का कुछ कम करना चाहिए क्या श्रीमान? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर्स जो भी इसको ट्रीट कर रहे हैं, इस समय सभी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, और जो ट्रेनिंग जो हो रही है उसके हिसाब से उनको बताया गया है कि कब किस केसेस में आपको रेमडेसिविर देना है। इसके लिए ICMR ने भी गाइडलाइन निकाली हुई है और सभी डॉक्टर्स को बोला गया उसको फॉलो करें। पर मुझे लगता है डॉक्टर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो लोग जो हैं गूगल से या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से अपनी दवाइयाँ खुद लेना शुरू कर देते हैं। वो एक बड़ा कि उसने लिया है तो मैं भी ले लूँ, या मेरे उस फलाना डॉक्टर ने लिया तो मैं भी ले लूँ। ये मैं बहुत देख रहा हूँ, मतलब मेरे पास इतने मैसेज आते हैं रोज कि सर मेरे दोस्त ने लिया तो मैं भी ले लूँ। तो मैं उनको साफ मना करता हूँ, देखिए आप प्लीज अपनी तरफ से ना लीजिए, जब तक आपको डॉक्टर असेस ना कर ले तब तक आप उसको ना लीजिए। तो इस समय जो डॉक्टर्स तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय प्रॉब्लम ये है कि कई मरीज बिना डॉक्टर की सलाह से भी ले रहे हैं, वो हमें उससे बचना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। हमारे साथ बहुत लगभग अभी तक 319 प्रश्न आ चुके हैं। मैं उनको क्लब करते जा रहा हूँ, इसलिए मैं लगातार स्क्रीन बॉक्स में देख रहा हूँ। मेरे एक दर्शक हैं नागपुर से, वो लिख रहे हैं कि फेविफ्लू भी अभी दवाई आ गई है।
और कोविड-19 में नागपुर में बहुत मारामारी मची हुई है, तो कृपया कोविड-19 में फेविफ्लू और रेमडेसिविर ये दोनों एक सी ही हैं या कुछ इनमें अंतर है? कृपया। बिल्कुल, देखिए फेविफ्लू जो है फेविपिराविर करके एक एंटीवायरल ड्रग था। इसको भी डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल जब दिया था, ऐसे एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया था शुरू में। ये भी एक नॉन स्पेसिफिक ड्रग है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस में यूज होती थी, जो कि इसी तरह के आरएनए वायरस है, बट कोविड के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं हुआ इस ड्रग का। ये ड्रग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको आप ओरल यानी कि जैसे टैबलेट खाते हैं वैसे आप उसको ले सकते हैं। इसीलिए इसका यूज जो हम देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि घर पे ही रह के मरीज ले लेता है, और अगेन वही है कि बिना डॉक्टर की सलाह के भी डॉक्टर लोग ले रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रग है, अगेन इसका जो रिकमेंडेशन ये है कि बीमारी जब स्टार्ट हुई है, सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, ये माइल्ड टू मॉडरेट में ही काम करेगी, सिवियर में काम नहीं करती है। और इसमें भी जो ट्रायल्स आए हैं वो बताते हैं कि अगेन मोर्टेलिटी में और सिवियरिटी इन्फेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रिकवरी थोड़ा फास्ट होती है। कोविड नेगेटिविटी में कुछ पेशेंट्स में जल्दी हम अचीव कर लेते हैं। तो अगेन ये जो ड्रग अगेन कोई ज्यादा इसका महत्व नहीं है। इस समय कोविड का ट्रीटमेंट का जो मेन हमारा जो ट्रीटमेंट है वो है ऑक्सीजन देना, पेशेंट को कुछ पेशेंट को स्टेरॉइड देना पड़ता है, इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस समय जो ज्यादातर ट्रीटमेंट है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। रेमडेसिविर हो गया, फेविपिराविर हो गया, ये ड्रग्स जो है सिलेक्टेड पेशेंट में दी जाती हैं, और अभी तक कोई ऐसा ट्रायल नहीं आया जो बताए कि अगर इन ड्रग को नहीं दिया तो कुछ दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इसलिए कई अस्पतालों में इसके बिना भी मरीज ठीक होके जा रहे हैं। तो फेविपिराविर जो है आप यूज कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि ये ले लेंगे तो बहुत ड्रास्टिक रिस्पॉन्स आ जाएगा और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। कुछ पेशेंट में ये फर्क कर सकता है, पर ज्यादातर पेशेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे छतरपुर से एक दर्शक हैं बब्बू गुप्ता जी, ये पूछ रहे हैं, आजकल बिना डॉक्टर की सलाह के चारों तरफ पैरासिटामोल टैबलेट खा रहे हैं, क्या यह किडनी पर इफेक्ट डालता है या इसके और भी कोई साइड इफेक्ट है? देखिए बिल्कुल अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पैरासिटामोल देखने में और जितने भी हम डिस्कस करते हैं कि लोग कहते हैं बहुत ही इनॉक्वस ड्रग है, यानी कि ज़्यादा डेंजर नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट पैरासिटामोल को काफ़ी सालों से ओवर द काउंटर और हाई डोज में ले रहा है तो पैरासिटामोल से लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, और अगर लीवर डैमेज होता है तो कुछ समय के बाद किडनी पे भी उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पैरासिटामोल को भी आप इरेशनली मत यूज करिए। अगर आपको फीवर 99 से ऊपर है और आपको उसके साथ में थोड़ा बहुत ज़्यादा माइल्जिया या हेडेक फील हो रहा है, तब आप क्रोसिन ले सकते हैं एसओएस बेसिस पर। लेकिन ये नहीं कि आपको फीवर भी ठीक हो गया है। ऐसे मेरे को कई मरीजों के मैसेज आते हैं पिछले 2 से 3 हफ्ते से वो क्रोसिन राउंड द क्लॉक ले रहे हैं 3-4 बार बिना बुखार चेक किए, बिना किसी सिम्टम के। उनको लगता है कि क्रोसिन लेने से ही वायरस चला जाएगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्रोसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये वायरस के ऊपर कोई अदर प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए इसको जुडिशियसली यूज करें, तभी यूज करें अगर आपका फीवर 100 के क्रॉस चला गया है और आपको हेडेक हो रहा है या माइल्जिया बहुत ज्यादा है, तभी यूज करें। अदरवाइज इसको ओवर द काउंटर मान के 24 घंटे यूज नहीं करना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे साथ अभी तक 2307 लोग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग अपने घर में बड़ी टीवी स्क्रीन लगा के देख रहे हैं, कुछ मोबाइल पे हैं, कुछ आईपैड पे हैं। बहुत उपयोगी चर्चा हो रही है। एक दर्शक विनीत रावत दिल्ली से पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पथरी अपने आप निकल जाती है, ज्यादा पानी पीने से या प्रेशर बढ़ने से पथरी यूरिन के साथ बाहर आ जाती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ की पथरी स्वतः ही निकल जाती है बिना किसी ऑपरेशन या इलाज के? बिल्कुल, देखिए अगेन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ हमारी पथरियाँ जिनका साइज 8 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर से कम होता है और वो किडनी के अपर पार्ट में होती हैं। यानी कि किडनी के हम 3 पार्ट बताते हैं, अपर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स, लोअर कैलिक्स। जो अपर और मिडिल कैलिक्स में होती है किडनी में पथरी, वो किडनी की पथरी अगर 8 मिलीमीटर से कम है तो चांस है कि वो निकल सकती है। जैसे साइज कम होता है वैसे चांस बढ़ना शुरू हो जाता है निकलने के। तो अगर 5 मिलीमीटर से कम है तो चांस है कि 70 to 90% लोगों में निकल जाएगी। अगर 5 से 7 मिलीमीटर की पथरी है तो निकलने के चांस कम हो जाते हैं,
60 to 65% हो जाता है। अगर वो 8 मिलीमीटर से क्रॉस ज़्यादा हो गई तो चांस निकलने के उसके बहुत कम हो जाते हैं। तो साइज और लोकेशन पे डिपेंड करता है। ऐसी पथरी अगर नली में आ जाए, यूरेटर की हम बात करते हैं, अगर वो 5 मिलीमीटर से कम की पथरी है तो चांस है कि अगेन 70-90% लोगों में पानी पीने से और डाइटरी जो मैंने अभी कुछ टाइम में बताया मॉडिफिकेशन करने से ये पथरी निकल जाएगी। लेकिन जैसे साइज 5 से 7 मिलीमीटर के बीच में आता है तो निकलने के चांस आपके कम हो जाते हैं और 60 to 70% रह जाता है। और अगर 7-8 मिलीमीटर को क्रॉस कर जाती है पथरी तो निकलने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आजकल हम सर्जरी उन्हीं लोगों की करते हैं। पहले हम इनको इसको बोलते हैं मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी, इसका नाम है MET। पहले हम वो देते हैं, उसके साथ में एक टैबलेट भी हम देते हैं पेशेंट को जिसको हम बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर, जिससे जो यूरेटर होता है उसकी जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है, तो पथरी आराम से निकल जाती है। क्योंकि यूरेटर के अंदर 3 नेचुरल बॉडी ने कॉन्स्ट्रिक्शन बना रखी हैं, अगर हम उसको रिलैक्स नहीं करेंगे तो पथरी वहां जाके फंस जाती है। तो इस दवाई से क्या होता है, वो यूरेटर रिलैक्स हो जाता है और पथरी जो नीचे आती है तो बड़े आराम से पेशाब के रास्ते निकल जाती है। तो ये ट्रीटमेंट हम 1 महीना तक दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप मत लें इस दवाई को। और 1 महीने तक अगर पथरी नहीं निकल रही है तब हम इसको फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हिंदुस्तान समाचार अखबार है जिसके संपादक है चंद्रप्रकाश शिवहरे जी, वो पूरा आपका इंटरव्यू भी छापते हैं, हमेशा पहले भी उन्होंने खूब कवर किया है। उनका कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या फॉर्मेलिटी कुछ कम हो गई है या और बढ़ गई हैं? और कई बार लोग जो है जब तक दोनों किडनी फेल हुई हैं प्रोसेस में लगते हैं तब तक पता चलता है कि बहुत देर हो गई है। तो सरकारी कानूनी प्रक्रिया में क्या इस समय भारत सरकार ने कुछ सरल कानून किया है क्या? कितने दिनों में भारत सरकार ने कानून में कुछ रियायतें करी थी और ये बोला गया था कि पहले जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते थे वो माने जाते थे हस्बैंड वाइफ, भाई बहन और माँ बाप और बच्चे, यानी बेटा बेटी, इनको हम बोलते थे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। इन लोगों से किडनी मिल रही है तो हमारे लीगल हैसल्स कम होते हैं, उसकी प्रक्रिया सरल हो जाती है, अप्रूवल जल्दी मिल जाता है और ट्रांसप्लांट होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी जो सरकार ने देखा कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो हमारे पोता पोती हैं या दादा दादी हैं, अब उनको भी नए लॉ के हिसाब से इंक्लूड कर दिया है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, यानी अब वो लोग भी किडनी दे सकते हैं एज अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी सरल हो गई है। देखिए, हम एक बात ये ध्यान पड़ेगा कि जो कानून इतने जटिल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ स्कैम्स हो रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि एक आम इंसान फंस जाता है और किडनी की चोरियां या किडनी की जो आजकल ब्लैक स्कैम्स हैं वो आगे आते हैं। तो इसको रोकने के लिए ही सरकार ने थोड़े कानून को सख्त बनाया था, ताकि किसी भी जो एक इनोसेंट जो हमारा इंडियन सिटीजन है उसको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो इसलिए अब प्रक्रिया थोड़ी सरल है पहले से। उसमें कानूनी पेपर्स भी लगाए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, जैसे मैंने बताया, तो प्रक्रिया सरल है। 1 महीने से अंतर के कम समय में आप सारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और आप ट्रांसप्लांट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। 1-2 प्रश्नों को मैं और क्लब करता हूं। आपने बहुत अच्छी चर्चा की। आजकल जिला स्तर तक डायलिसिस की सुविधाएं सरकार ने शुरू की हैं। लगभग हर जिला केंद्र पर छोटे-छोटे पोर्टेबल डायलिसिस सेंटर बन गए हैं। एक आम आदमी को जो दिल्ली तक नहीं आ सकता है या महानगर तक नहीं जा सकता है, उनको अपने स्थान पे क्या-क्या सुविधाएं सरकार ने दी हुई हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, बिल्कुल, भारत सरकार ने डायलिसिस को स्पेसिफिकली बड़े ही मास लेवल पर उठाया है फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। पहले ये आप देखते थे मेट्रो सिटीज़ में तो है ही डायलिसिस फैसिलिटीज़, अब टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में भी डायलिसिस सेंटर्स को खोला जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया जा रहा है कि वहाँ पर डायलिसिस सुविधाएं दी जाएं। और आप जानते हैं आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें ऑलरेडी भारत सरकार ने 50 करोड़ से ज़्यादा हमारे देशवासियों को इंश्योरेंस दिया है, उसमें डायलिसिस इंक्लूडेड है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास आयुष्मान भारत स्कीम का कार्ड है तो आप किसी भी अपने निकटतम केंद्र में जाके, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है चाहे वो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर जाके फ्री में डायलिसिस करवा सकते हैं। तो ये भारत सरकार की पहल बहुत समय पहले स्टार्ट हो चुकी है। अब तो आयुष्मान भारत को आए हुए भी 2 साल हो चुके हैं और कई लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि और ज़्यादा डायलिसिस सेंटर खुलने वाले हैं।
जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप से पीपी जिसको मॉडल बोलते हैं, एक तरह का स्कीम चल रही है कि हर छोटे छोटे कस्बों में डायलिसिस सेंटर खोले जाएं। इसमें कई एनजीओज भी हेल्प कर रही हैं, और जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग हैं, उन्होंने भी एक बड़ा डायलिसिस सेंटर खोला है हाल ही में दिल्ली में, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस दिया जाता है। तो सरकार और एनजीओज मिलकर काम कर रही हैं, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में डायलिसिस की और सुविधाएं पूरे देश में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कई दिन से आपके अस्पताल में भर्ती था यादव जी, मुझे ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है, मैं आपसे पुनः आगे कब मिलूं? तो उनको मैं अलग से आपसे पूछ लूँगा। और बोले कि मेरे फादर इन लॉ पिछले 10 दिन से भर्ती रहे सफदरजंग में, हमारे साथ काम करने वाला दिनेश है, उसके वो रिश्तेदार हैं, कृपा करके उनकी मदद करें, आप तो मदद करते ही हैं। एक आपका इतना बड़ा परिचय पोस्टर में सब जगह हमने छापा, बड़ी पब्लिसिटी 4-5 दिन से हुई, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सफदरजंग हॉस्पिटल में जो ये सुपर स्पेशलिटी आपका किडनी डायलिसिस और इसके बारे में जो स्पेशल सेंटर बना है, एक 2 मिनट में इसके बारे में बताएं, क्या क्या सुविधाएं हैं और हम कैसे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि आपकी परिचर्चाएं रेडियो, दूरदर्शन, विभिन्न चैनलों में, सोशल मीडिया में, अनेक गोष्ठियों में आप लगातार भाषण देने जाते हैं। तो आपका इतना अच्छा सेंटर चलने से हमारे देश भर के जो श्रोता, लगभग 6000 के आसपास लोग अभी तक हमको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश है कि सफदरजंग में भारत सरकार का एक स्पेशल प्रोजेक्ट में एक काम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो बिल्कुल, भारत सरकार ने एक नया बिल्कुल मानिए नए हॉस्पिटल ही बन गया, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक इसको बोलते हैं, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया था। इसको ऑलरेडी अब 3 साल हो चुके हैं चालू हुए हुए। इसमें हमने जो 8 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, सभी को एक ही रूफ में रखा है, जो कि नॉर्मली बड़ा इम्पॉसिबल होता है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ इवन एम्स में भी सारे एक ही रूफ में नहीं है। तो हमने क्या, ये जो विज़न ये था सरकार का कि चाहे यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, सीटीवीएस यानी कार्डियोथोरिक सर्जरी है, एंडोक्राइनोलॉजी है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, न्यूरो सर्जरी, ये सबको आप रीनल ट्रांसप्लांट है, सबको एक ही रूफ पे ले आएँ। तो जो भी बेचारे हमारे जनता है दूर दराज से रेफर होके आती है, उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टर्शरी केयर सेंटर बनाया गया। हमारे यहाँ पर इसी बिल्डिंग में आपको अभी क्योंकि कोविड के वजह से तो अभी उसमें फैसिलिटीज़ को कम किया गया है, लेकिन जैसी कोविड का एक कारण जो घातक काल चला जाएगा, फिर से दोबारा से सारी फैसिलिटीज़ ओपन हो जाएंगी, जिसमें डायलिसिस की सुविधाएं है, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए स्पेशल 2 ओटी बनाए गए हैं, जहाँ पर सारी आधुनिक सुविधाएं दे रखी हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का आईसीयू बनाया गया है, जहाँ पर एक समय में 8 मरीज रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो भी टेस्ट होते हैं वो फ्री होते हैं गरीब मरीजों के लिए। किडनी ट्रांसप्लांट का कोई पैसा, एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। आप जानते हैं कई सरकारी अस्पतालों में, इवन एम्स में भी एक मिनिमल फीस है जो लेते हैं, हमारे यहाँ वो बिल्कुल जीरो है। उसके बाद ट्रांसप्लांट में कई बार 2-3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि किडनी खराब ना हो, वो हमारे यहाँ फ्री मिलती है। वो इंजेक्शन नॉर्मली कॉस्ट 2 से 3 लाख करते हैं, वो भी हमारे यहाँ फ्री हैं। और लाइफ लॉन्ग कैंसर जो ड्रग्स हम देते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, वो भी हमारे यहाँ फ्री मिलता है लाइफ लॉन्ग। तो ये सुविधाएं भारत सरकार ने एक ही बिल्डिंग में ला के दे दी हैं सभी जनता के लिए। गरीब जनता है, उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है या उनके पास बीपीएल कार्ड है, सभी के लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, कोई इसमें चार्ज नहीं होता है। और कई से मरीज, कई सौ मरीज पिछले कई सालों में इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ रोबोटिक्स भी मैंने बताया कि इंस्टॉल हो चुका है, जो कि वर्ल्ड का बेहतरीन। रोबोटिक के बारे में थोड़ा सा आकर्षण है कि नया सा शब्द लग रहा है, ये क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में, कई पत्रकार, बड़े दर्शक लोग जुड़े हैं जो इसके बारे में हमसे भी पूछे थे, शायद मुझे भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, आप बताएं प्लीज। देखिए, रोबोटिक जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला अस्पताल है सफदरजंग जहाँ पर सरकार ने लगाया है। रोबोटिक एक टेक्नोलॉजी होता है जिसमें इस रोबोट के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो पेशेंट के ऊपर डॉक हो जाता है, उसके अंदर 4 आर्म होते हैं रोबोट के, वो हम छोटे छोटे छेद करके पेशेंट की पेट में और रोबोट के आर्म को डॉक कर देते हैं, उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं। और जो सर्जन होता है वो थोड़ी दूर पर बैठा होता है, उसको कंसोल बोलते हैं। जैसे आपने बच्चों का 3D गेम्स देखा होगा, वो छोटे जॉयस्टिक से बच्चे घुमाते हैं और स्क्रीन पर मूवमेंट्स होती है,
ऐसी रोबोट में हम वो लीवर को घुमाते हैं अपने दोनों हाथों से, उसके मूवमेंट ट्रांसमिट होके रोबोट के उस कार्ट में चले जाते हैं जो पेशेंट के ऊपर होता है और वो मूवमेंट करता है। तो इसको कहते हैं मास्टर स्लेव सिस्टम, मतलब कि रोबोट अपने आप ऑपरेशन नहीं कर रहा है, मैं एज ए सर्जन बैठ के कंसोल पर उसको मूव कर रहा हूँ, मेरे दिशा निर्देश के अनुसार ही रोबोट की जो आर्म्स है वो मूव कर रही हैं और वो ट्रांसमिट होके सर्जरी कर रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा रोबोट का ये होता है, जो ह्यूमन हैंड होता है उसमें ट्रेमर होते हैं, जितना भी यंग सर्जन भी क्यों ना हो, कई बार जो बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है तो हाथ कांपने लग जाते हैं ओपन सर्जरी में। इसमें वो ट्रेमर की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रेमर आउट हो गया। तो मतलब कोई भी गलती की जो एक संभावना थी वो कम हो गई, क्योंकि आपकी ट्रेमर नहीं है। नंबर 2, हमें इसमें 3 डायमेंशनल विजन मिलता है, मतलब कि नॉर्मल अगर इंसान लेप्रोस्कोपी करता है तो उसको खाली 2 डायमेंशन दिखता है, डेप्थ नहीं दिखता। डेप्थ का मतलब होता है कि कितनी गहराई है वो नहीं पता लगती है, वो हमें रोबोट से पता लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जो 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है उसकी लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है और डेप्थ हमें अच्छी दिखती है। तो जो घातक कैंसर हैं उनको हम बड़े सूक्ष्म तरीके से रोबोट से निकाल सकते हैं। ब्लड लॉस बिल्कुल जीरो हो जाता है, मिनिमल हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत बहुत कम हो जाती है, पेशेंट को पेन बहुत कम होता है पोस्ट ऑप के बाद। 1 से 2 दिन में कितने से बड़ा बड़ा कैंसर हो, 1 से 2 दिन में छुट्टी कर देते हैं। कोई बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता, तो चीरे के जो इन्फेक्शन के खतरे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो कैंसर को हमने निकाला उसका जो इफेक्टिव आउटकम्स आते हैं बहुत बढ़िया आते हैं, कैंसर दोबारा आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर की बात करें जिसके लिए रोबोट को बनाया गया था, अगर हम सर्जरी करते हैं तो लोगों में एक डाउट होता है कि कैंसर के बाद हमारे पेशाब की जो रुकने की जो वो है एक स्फिंक्टर है वो खराब हो जाएगा और पेशाब निकलता रहेगा, वो लोगों में डर रहता है, इसलिए लोग कई बार सर्जरी नहीं कराते थे। जब से रोबोटिक टेक्नोलॉजी भारत में आई है तब से कैंसर की सर्जरीज बढ़ गई हैं और अब जो लोग सर्जरी कराते हैं वो ऑपरेशन के महीने में ही 2 महीने में ही पेशाब की कंट्रोल पूरी पा लेते हैं और उनको पेशाब लीक नहीं होता है, ये बड़ा फायदा है। नंबर 2, कई पेशेंट का जो सेक्स की पावर होती है हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और वो आगे जाके ऑपरेशन के बाद एक नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं रोबोटिक्स के। और अब हम रोबोटिक्स से किडनी ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, यानी कि जो किडनी है उसका प्रत्यारोपण रोबोटिक से भी कर रहे हैं। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि जो रोबोटिक ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा बढ़िया और अच्छा इफेक्टिव आउटकम आता है, स्पेशली जो मोटे पेशेंट हैं जिनका बहुत मोटापा है, उन पेशेंट में इसका रोबोट का ज़्यादा फायदा मिलता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने पूरे अपने डिपार्टमेंट की जानकारी दी, ये पूरे दर्शकों को लाभकारी होगी। 1-2 और क्लब में अच्छे प्रश्न आए हैं जो मुझसे छूट गए थे, आपको समय हो तो मैं 1-2 प्रश्न पूछ के आपकी अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी। आजकल लोगों ने कहा कि पानी को लेके कितना पिए ना पिए तो किडनी बताया। एक ब्रजेश अग्रवाल दर्शक हैं छतरपुर से, उन्होंने पूछा है कि घर में अलग अलग प्रकार के आरओ वाटर हमने लगा लिए हैं, आरओ प्लांट लगाए हैं, आरओ वाटर पी रहे हैं, क्या इससे यूरिन इन्फेक्शन होती है या हमारे अंदर प्रोटीन नहीं आते हैं, हमारे अंदर मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, इनका कितना प्रयोग करना चाहिए घर में हमें जिससे किडनी इफेक्ट ना हो? देखिए भारत में कई ऐसे वो हैं कई रीजन्स हैं जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम मिनरल डेंसिटी बोलते हैं, TDS के रूप में हम उसको नापते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इन इलाकों में पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं, उसको बोलते हैं एंडेमिक एरिया फॉर किडनी स्टोन्स, जो भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए आरओ का उपयोग बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड माना जाता है, क्योंकि आरओ से क्या होता है आपकी जो मिनरल्स, जो घातक मिनरल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो TDS की एक जो मात्रा फिक्स की गई है नॉर्मल सरकार के द्वारा, वो नॉर्मल मात्रा में ही आपको पानी में TDS होना चाहिए, नहीं तो ना सिर्फ आपको किडनी पथरी बनने के चांस हैं, किडनी खराब हो सकती है, इसके अंदर कई बार लेड और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स भी आ जाते हैं जो और तरह की बीमारियां भी दे सकते हैं। तो इसलिए आरओ वाटर यूज करना बहुत ही जरूरी है। आप कभी भी ऐसा वाटर ना पिए जो आरओ नहीं हो, और या उसको उबाल के पिए। 2 तरीके हैं, या तो उबाल लीजिए या आरओ यूज कर लीजिए, लेकिन हाई डेंसिटी वाला वायरस पानी जो है मत पीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारे विजय द्विवेदी हैं प्रयागराज से, उनका कहना है कि हमारे बच्चे को
7-8 वर्ष की उम्र से ही किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और अभी वो 21-22 साल का है, कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। ऐसे में उसके लिए क्या करें? हम डायलिसिस की स्थिति तक पहुंच चुके हैं, अभी उसकी लंबी लाइफ है, आगे उसका विवाह करें ना करें, क्या उसके लिए मार्गदर्शन आपका? ये बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब हमें पता लगता है यंग हमारे बच्चे जो बेचारे अभी शादी भी नहीं हुआ है, काम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको किडनी खराब हो रही है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, मेरे को अब 15 साल से ज़्यादा हो गया देखते हुए, कि ये बढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण मैंने शुरू में बताया था कि एक तो जेनेटिक है, हमारे कुछ जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं हमारे जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने ही बॉडी के जो ऑर्गन है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। इसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। तो इसलिए यंग पेशेंट में अक्सर हमें किडनी बायोप्सी करके देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह की बीमारी इस बच्चे को है। तो मेरे को पूरा इसमें वो है कि उम्मीद है कि आपके डॉक्टर ने आपकी टेस्ट सारे किए होंगे और वो देखा होगा कि क्या उस तरह की कोई बीमारी है। उस तरह की बीमारी से ये पता लगता है कि आगे वाले जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा। तो पहले तो मेरी सलाह है कि आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को, वो एक बार फिर से एक बार चेक कर लेंगे और बायोप्सी की जरूरत है तो बायोप्सी कर लेंगे। अगर बीमारी का पता लग गया है कि ये बीमारी है और किडनी खराब हो चुकी है तो डेफिनेट ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मेरी आपको सलाह है कि प्लीज़ आप एक अच्छा डोनर को ढूंढिए। प्रेफरेबली अगर आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मैंने बताया उसको लेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं, और सेम ब्लड ग्रुप वाला लेंगे तो भी रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो अगर हम समय रहते अच्छा डोनर मिल जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बच्चा एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जिएगा। तो शादी आप अभी ना करें, एक बार ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हो जाए बच्चे की, और ट्रांसप्लांट के 1 साल 2 साल तक आप वेट करें, तब वो क्रिएटिनिन वैल्यू स्टेबलाइज हो जाता है। मेरे कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका मैंने ट्रांसप्लांट किया यंग एज में, शादी हुई उनके 2 साल ट्रांसप्लांट के बाद, अब उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तो नॉर्मल लाइफ बिल्कुल बच्चा आपका जी सकता है, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पहले आप उसका ट्रीटमेंट करा के ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, उसके बाद ही आप शादी की सोचिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक कोरोना से जुड़ा सवाल आया, मयंक गोस्वामी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इनका कहना है कि रेसिपिएंट और डोनर को इस महामारी से कैसे बचना चाहिए, क्या सावधानी अभी हम रखें? छतरपुर मध्य प्रदेश से मयंक गोस्वामी है। देखिए, जो डोनर हैं जिन्होंने किडनी डोनेट की है, अब उनके पास एक ही किडनी बचा है, तो उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी नॉर्मल से हल्की सी ज़्यादा मतलब कम मानी जाएगी एज परसेंट कंपेयर टू नॉर्मल लेग की जो पेशेंट है। तो इनको दोनों को ही, रेसिपिएंट को भी डोनर को भी, दोनों को ही डोनर को तो मास्क पहनना है, जैसे बताया N95 मास्क से कम नहीं पहनना है, डोनर को भी रेसिपिएंट को भी। और घर से बाहर डोनर को भी कम निकलना है, और अपना वैक्सीनेशन टाइम से लगवा लें। ये तो डोनर के लिए होगा। जो रेसिपिएंट है उसको, क्योंकि अभी ड्रग्स चल रहे होंगे, अभी जो शुरू के टाइम होता है ट्रांसप्लांट का, शुरू के 3 महीने 6 महीने हम लोग ड्रग्स काफ़ी मात्रा में देते हैं, क्योंकि शुरू में रिजेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपके लिए मेरा ये सजेशन है, आप तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको घर के अंदर ही रहना है। कंसल्टेशन आप डॉक्टर का टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, और हमेशा मास्क लगा के रखें। आप भी वैक्सीनेशन करवा लीजिए और अपनी दवाइयों को समय समय पर सेवन करते रहें, क्योंकि आपका जो रिस्क है कोविड वायरस होने का सबसे ज़्यादा है, डोनर से भी ज़्यादा। तो आपको तो ज़्यादा बिल्कुल घर से बाहर निकलना ही नहीं, आपके लिए तो घर से बाहर निकलना वर्जित है। डोनर चाहे तो अगर बहुत जरूरी है तो जा सकते हैं, उनको भी ये मेरा ये एडवाइस है। इस समय जिस तरह की सुनामी आई हुई है, कि आप दोनों ही घर में ही रहें, हमेशा मास्क लगा के रखें, और डिस्टेंसिंग तो फॉलो कर ही रहे हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर की सलाह टेलीकंसल्टेशन से लेते रहें, और वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र उपाय है इस समय आप दोनों के लिए, आने वाले समय में आपको कोविड से बचाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे अवधेश शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि प्रोस्टेट और किडनी, इनका परस्पर कुछ संबंध है? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया था शुरू में, जो प्रोस्टेट की बीमारी होती है, गदूद की बीमारी जो होती है, रुकावट हो जाती है, रुकावट की वजह से किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, क्योंकि जो गदूद है वहाँ से पेशाब का रास्ता हमारा खुल के आगे लिंग के थ्रू पेशाब बाहर आता है। जब गदूद बढ़ जाता है तो पेशाब का रुकावट शुरू होता है, और बैक प्रेशर होकर किडनी में डैमेज शुरू हो जाता है। और हमने देखा कई ऐसे मरीज आते हैं जिनका किडनी बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रोस्टेट की वजह से। तो एक तो कारण हो गया प्रोस्टेट का बढ़ना, जिससे किडनी डैमेज हो रही है। नंबर 2, इसी रुकावट की वजह से किडनी में पथरी भी बन जाती है। नंबर 3, किसी को किडनी प्रोस्टेट का अगर कैंसर है तो प्रोस्टेट कैंसर में भी उसको किडनी का ऐसा फेलियर हो सकता है बैक प्रेशर की वजह से।
तो इसी में दोनों में ये रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही हमारा यूरिन के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। किडनी यूरिन को निकाल के नली के द्वारा ब्लैडर में लाती है और ब्लैडर के थ्रू प्रोस्टेट, वहीं पर ग्रंथि होती है, उसके थ्रू वो पेशाब बाहर निकल जाता है। तो अगर प्रोस्टेट में कोई भी बीमारी होती है, इनडायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करती है। किडनी में पथरी बनना, इन्फेक्शन होना, किडनी खराब हो जाना, तीनों हो सकता है। इसलिए दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के आज इस कार्यक्रम में सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कोविड-19 की लहर जल्दी समाप्त हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक जो बात कही है कि सरकारी नियमों का पालन करने के कारण हम बहुत कुछ इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। उनका फॉलो करें, सरकार इंतजाम कर रही है। कहीं ऑक्सीजन, इंजेक्शन, इसके पीछे भीड़-भाड़ में ना जाएं, इनका स्टोर ना करें और अपने साथी की मदद करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगभग 6280 दर्शक अभी तक हमें ध्यान में आ रहे हैं साइड की स्क्रीन में। डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही हमारे न्यास को सहयोग करते रहें और इतने लोगों ने जो चर्चा सुनी वो निश्चित रूप से अपने घर में रह करके अपना इलाज कर सकते हैं। विशेष परामर्श के लिए आपके आ सकते हैं। आपसे केवल एक निवेदन था कि आपकी ओपीडी में एक दिन में लगभग कितने लोग देखे जाते हैं, क्योंकि आपने बताया इतनी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं में कितने लोग हम प्रतिदिन देख सकते हैं और क्या उनका टाइम टेबल रहता है? एक जाते जाते एक बात बोल के हम इस पर चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। देखिए, हमारे जो ओपीडीज हैं, नॉन कोविड टाइम्स में हम लोग 800 मरीज एक दिन में देख रहे थे। अब क्योंकि कोविड हो गया है तो ओपीडीज को कर्टेल करना पड़ा है। अभी जो है इस समय हमारी ओपीडी डेज हैं ट्यूसडे और फ्राइडेज, और ये ओल्ड ओपीडी बिल्डिंग में चला रहे हैं, क्योंकि जो नई वाली बिल्डिंग है अभी हमने कोविड के लिए उसको डेडिकेट किया हुआ है। और पुरानी बिल्डिंग में 116, 117 में इस समय ओपीडी चल रही है। ट्यूसडे फ्राइडे हमारी ओपीडी होती है और इस समय हमने कोई लिमिट नहीं लगाई है पेशेंट्स के, लेकिन पेशेंट खुद ही, जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कानून का पालन करें, पर पेशेंट खुद ही जो है अपने संयम बरतते हुए कम आ रहे हैं, वही आ रहे हैं जिनको जरूरत है। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, वही मरीज इस समय ओपीडी में आए जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है दिखाने की। रूटीन कंसल्टेशन वाले ना आए अभी, क्योंकि इस समय बाहर आने से कोरोना होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, पॉजिटिविटी रेट 36 क्रॉस कर गई है, यानी कि हर 10 में से 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप घर से तभी आए ओपीडी दिखाने जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, अदरवाइज आप घर में ही रहें, कुछ टाइम आप इसको वेट करें और सारे कानूनों का पालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनूप कुमार जी, आप हमेशा इसी प्रकार से जुड़े रहें और मैं अक्सर रेडियो टीवी के शो जो आपके आते हैं वो अपने न्यास से जुड़े हुए दर्शकों को भेजते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, यशस्वी रखे और इसी प्रकार भारत के एक अच्छे चिकित्सक के नाते खूब सबकी सेवा करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, आपके प्रोग्राम में आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और आप जैसे पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, आपके साथ जुड़ने में मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसी कारण से हम भी थोड़ी लोगों की सेवा कर लेते हैं। और मैं दर्शकों को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि ये बड़ा ही घातक समय चल रहा है भारत में। इस समय मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपको बीमारी से बचाए, लेकिन इसके साथ साथ आपको खुद भी अपना कर्म करना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, माने कि ये कर्फ्यू नहीं, इमरजेंसी लग चुकी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है, दूरी रखनी है और वैक्सीनेशन करवाना है। बस ये 3 चीज़ रखिए, स्वस्थ रहिए, आप भी स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन स्वस्थ रहें और आपके दोस्त भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी इस पूरी चर्चा को हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल तक हम अपने पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे और ये सभी लोग जो है उसमें देख सकते हैं। पुरानी पिछले वर्ष की अक्टूबर की चर्चा भी उसमें पड़ी हुई है। इसको हम एडिट करके जो दर्शक नहीं जोड़ पाए, कहीं व्यस्त थे, उनको सुनने के लिए मिलेगी। अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बताता हूँ, आगामी 30 अप्रैल को हमारी माताजी श्रीमती शांति मिश्रा की 4वीं पुण्यतिथि है। उस दिन भी हम एक ऐसे ही स्वास्थ्य पर चर्चा रखेंगे। डॉक्टर का नाम तय होने के बाद हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक इसी प्रकार सहयोग करें। डॉक्टर अनूप जी, धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी।